कर रहे हैं। क्यों स्टार्ट है? आप तो पहले स्टार्ट। चलिए आज फिर से एक बार शुरू से पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी और शुरू नए ताजगी के साथ। वैसे तो एक दिन का रेस्ट चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, रेस्ट नहीं लेना चाहिए, है ना? हाँ, 22 के बाद अब आप लोग खूब आराम करिएगा। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम चलते हैं बाल विकास के इतिहास में, है ना? परिचय से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्रादुर्भाव कब से हुआ? 16वीं शताब्दी से, 16वीं सेंचुरी से ये होने लगा कि ये बाल मनोविज्ञान क्या है। तभी से ये तो बहुत बाद में कॉन्सेप्ट आया बाल विकास। सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट जो आया वो क्या था? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की जो भी तथ्य थे, जो भी बातें थी, वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती थी। मतलब अलग अलग जगहों पे कहने का मतलब अलग अलग विषयों में। जैसा कि इसका जो है व्याख्यान जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? दर्शन शास्त्र में। ये मनोविज्ञान पहले, ये मनोविज्ञान बाद में इसकी शाखा अलग बनाई गई। सर्वप्रथम हम इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में करते थे। बाद में धीरे धीरे ये होने लगा कि ये अलग विषय होना चाहिए, या ये है क्या, इसका अस्तित्व क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इस पर जब काम शुरू हुआ, 16वीं शताब्दी की बात है, तो सर्वप्रथम जो इस पे काम किया वो कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने क्या काम किया कि इन सारी चीज़ों को जो अलग अलग कहीं कहीं बिखरी थी, कहीं कहीं जानकारी थी, सारी जानकारियों को, सारे ज्ञान को क्या किया? एक जगह इकट्ठा किया और उसको नाम दिया मनोविज्ञान का। बात समझ में आई कि सर्वप्रथम ये जो जितनी भी चीज़ें आप मनोविज्ञान के अंदर, बाल विकास के अंदर पढ़ते हैं, उसका कहीं कहीं विवरण अलग अलग विषयों में था। बाद में उसको संकलित करके अरिस्टोटल ने या अरस्तु ने क्या किया? उसे एक जगह संकलित किया और उस संकलन का नाम उन्होंने दिया मनोविज्ञान। उन्होंने एक अलग से शाखा बना दी जिसका नाम दर्शन शास्त्र से अलग करके इसको जो है एक अलग शाखा का रूप दिया और उसका नाम रखा मनोविज्ञान। फिर इस पे बात होने लगी कि मनोविज्ञान क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका आकार क्या है। तो उस पे 16वीं शताब्दी में जब ये बात आई तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान बताया गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। फिर किसका विज्ञान बताया गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन वाला बहुत जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यही होगा कि मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, है ना? पहले आया था आत्मा का विज्ञान, सोल ऑफ स्टडी ऑफ सोल। हाँ, 16वीं शताब्दी में। किसको? हाँ, मनोविज्ञान का जनक आपके अरस्तु हैं, अरिस्टोटल। मन या मस्तिष्क का विज्ञान ये तो आपको 16वीं शताब्दी में आया। और इसके समर्थक कौन थे? डिस्कार्डे थे, सुकरात थे और ये सब लोग इसके समर्थक थे। किसके? आत्मा का विज्ञान। जब इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, तो वहां पे बात आई है कि आत्मा क्या है, इसका अस्तित्व क्या है। अभी आज तक कोई इसको बता नहीं पाया कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। आज भी ये उतनी ही उत्सुकता, उतनी ही जिज्ञासा इस शब्द में है जितनी 16वीं शताब्दी में थी। बात समझ रहे हैं कि जब ये कॉन्सेप्ट आया, जब ये संप्रत्यय बना, तब ये होने लगा कि आत्मा है क्या, ये कहाँ है, शरीर में किस स्थान पे है, इसका स्वरूप क्या है। आज भी वही चीज बना है। पता चला शरीर में कहाँ है आत्मा? भूत है? मरने के बाद कहते हैं वहाँ तो नहीं, ऐसा मानते हैं, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, है ना?
ये धारणा, ये भी, ये सारी चीजें थी, ये सारी भी धारणा थी। ये तो 1774 में जो है पेस्टोलॉजी ने इस धारणा को एक वैज्ञानिक दृष्टि दिया। बात समझ रहे हैं? ये सारी क्या थी? ये मनोभावना पे आधारित थी। ये मनोवैज्ञानिक था कि जैसे मन या जो आपकी भावना है, संवेगों के आधार पे इसका अध्ययन किया जाता था। जो इसका वैज्ञानिक दृष्टि से या तार्किक अध्ययन किया गया वो कब था? 1774 में था। और किसके द्वारा किया गया था? पेस्टोलॉजी के द्वारा। प्रथम बार जिन्होंने मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया उनका क्या नाम है? पेस्टोलॉजी। और उन्होंने 1774 में ये अध्ययन किया था। तो बता रहे थे आत्मा का जब विज्ञान आया तो उसमें अरस्तु बिल्कुल फेल हो गए। वो बता नहीं पाए कि आत्मा क्या है, उसको परिभाषित नहीं कर पाए कि आत्मा का रंग, रूप, आकार क्या है, या इसका क्या आयाम है, या इसका स्वरूप क्या है। वो उसको बताने में असमर्थ हुए। और ये थ्योरी जो है लगभग 1 शताब्दी तक चलती रही। 16 से लेके 17वीं शताब्दी तक यही चलती रही कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। फिर 17वीं शताब्दी में इसका खंडन करते हुए पोम्पानाजी या पाम्पोनाजी दोनों नाम से इसको जानते हैं। उन्होंने बताया कि ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है ना। अगर इसको आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? मन प्लस विज्ञान आएगा ना, मन का विज्ञान। तो यहाँ पे ये बात जो थी मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये कहाँ से आया? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है ना। और साइकोलॉजी 2 शब्द, किस शब्द से? ग्रीक शब्द से बना हुआ है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी प्लस लॉगस, साइकी मतलब क्या होता है आपका? सोल और माइंड, है ना। और लॉगस मतलब क्या होता है? स्टडी या साइंस ऑफ, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। कहने का मतलब है कि साइकी मतलब आपका क्या हो गया? आत्मा या तो मन या मस्तिष्क। तो पहली बार जो विज्ञान आया, किसका विज्ञान आया? आत्मा का। 17वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया? साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। बात समझ रहे हैं कि पहली बार इसी जो है इसके जो है रूट मीनिंग से इसका अर्थ निकाला गया। इसका रूट मीनिंग क्या है? साइकी और लॉगस 2 शब्दों से बना हुआ है, जो कि आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। और साइकी का अर्थ हो गया सोल और माइंड। सोल मतलब आत्मा, माइंड मतलब आपका मन या मस्तिष्क। दूसरी बात है लॉगस मतलब स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, अध्ययन या उसका विज्ञान। बात समझ रहे हैं? वहां से लिया गया। तो यहाँ पे बताया गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। पाम्पोनाजी ने बताया कि ये मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये धारणा 2 शताब्दियों तक चलती रही। बात समझ में आई? ये कब तक चलती रही? 19वीं शताब्दी तक। और बिल्कुल जिस तरीके से ये आत्मा को परिभाषित करने में फेल हो गए, उसी तरीके से मन या मस्तिष्क को भी डिफाइन करने में पाम्पोनाजी क्या हो गए? फेल हो गए। वो बता ही नहीं पाए कि मन क्या है, इसका आयाम क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। बात समझ में आई? ये तो आपका हो गया 17वीं शताब्दी। आत्मा का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने नहीं बताया, अरस्तु ने बताया, सुकरात ने बताया, डिकार्टे ने बताया, है ना। प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जिसने किया मनोविज्ञान का वो कौन था? पेस्टोलॉजी थे। अरिस्टोटल ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। देखिए अरस्तु ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। कैसा? मनोवैज्ञानिक। पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इन्होंने अपने जो 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पे जो है अपना प्रयोग किया था। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसे जो है बेबी बिब्लियोग्राफी के नाम से जानते हैं। किसकी किताब है? पेस्टोलॉजी की। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 16वीं शताब्दी की बात है।
है ना। और यहाँ पे जो है अरस्तु ने इसको जो है अलग विषय के रूप में, अलग शाखा के रूप में इसका स्थापना किया। इसीलिए जो है अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। किसका जनक? मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। और बाल विकास का जनक किसको मानते हैं? स्टेनली हॉल को। किसको मानते हैं? स्टेनली हॉल को। इन्होंने 1893 में, हाँ, स्टेनली हॉल ने 1893 में अमेरिका में जो है चाइल्ड आंदोलन किया था, बाल आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने बालक की शिक्षा और उसके संवर्धन के लिए ये आंदोलन रखा था। इसीलिए जो इन्हें बाल विकास का जनक मानते हैं। अमेरिका में। अभी आप लोग उसको बाद में देखिएगा, पहले मैं जो बता रही हूँ देखें। 17वीं शताब्दी में जब ये बात आई कि ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो ये 2 शताब्दियों तक एज इट इज चलता रहा। 19वीं शताब्दी में जो है आपके विलियम जोन्स एंड वुंट ने इस पे अध्ययन किया और इन्होंने बताया न तो ये आत्मा का विज्ञान है, न तो ये मन का विज्ञान है। ये किसका विज्ञान है? चेतना का, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसके द्वारा बताया गया? वुंट के द्वारा और जोन्स। क्या हुआ? कौन? सहकर्मी थे, जो भी कह लीजिए। तो जब चेतना की बात आई उसी समय जो है, उससे पहले ही अपनी थ्योरी प्रस्तुत कर चुके थे। कौन? फ्राइड। मनोविश्लेषण सिद्धांत, है ना, अचेतन मन का सिद्धांत जब उन्होंने किया था, तो इन्होंने चेतना की बात बताई और चेतना को डिफाइन करने में ये क्या हो गए? फेल हो गए। और इसीलिए इनकी थ्योरी भी नकार दी गई, इनकी थ्योरी का भी खंडन हो गया। और एट लास्ट में वॉटसन ने एक नया जो है थ्योरी लाके दिया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो अभी आज तक चल रहा है। वो क्या है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का। ये कब आई? 20वीं सदी में आया। व्यवहार का विज्ञान। क्या हुआ? कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। देखिए ये आपका 20वीं शताब्दी में जब आया, इसका व्यवहार का विज्ञान, द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वॉटसन के द्वारा। और इनके समर्थन में कौन था? थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉल्समैन, बहुत सारे लोग इसके जो है समर्थन में थे। बात समझ में आई? तो ये तो एक हिस्ट्री थी। आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? चेतना का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया, या इस थ्योरी को किसने खंडित किया? अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि चेतना का विज्ञान किसके द्वारा खंडित किया गया, ये थ्योरी, ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा खंडित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? वॉटसन के द्वारा, है ना। बात समझ में आई? और आपके क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनते हैं कि सर्वप्रथम किसका मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? तो सर्वप्रथम किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान। बात समझ में आई? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट में आपका कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, एज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया। सन और पर्सन इसमें बहुत मायने रखते हैं। बात समझ में आई? व्यवहार का विज्ञान वॉटसन के द्वारा दिया गया था। सन हमें नहीं पता। क्या? कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं। हाँ, कर लीजिए। चलिए देखिए, तो मैंने बताया कि जो ये सारी तो ये थी मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो रहा था। इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन हुआ वो कब शुरू हुआ? 1774 में। 1774 में। और किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। 2 शताब्दियों तक चला, मतलब 200 साल, 1900 हो जाएगा लगभग। कौन?
यही था, अगर 1774 में दिए तो 2 शताब्दी तक अकेला तो हो जाएगा 1974 तक चेतना का विज्ञान। अरे आप लोग उसमें मत जाइए, निकलिए बाहर, ये देखिए क्या उलझिए नहीं। अगर 20वीं शताब्दी चल रही है, हाँ 20वीं शताब्दी 1900 से लेके शताब्दी में पूरे 100 वर्ष जोड़ते हैं, 53 वर्ष जोड़ते हैं 100 वर्ष वो। हाँ वो 53, वो आपका ईसा पूर्व शताब्दी में आपका पूरा 100 वर्ष जोड़ा जाता है, मतलब 100 वर्षों का समय शताब्दी आपका हुआ। शताब्दी का मतलब 1900 से 1999 तक। अच्छा हमने यही पढ़ा, यही कंफ्यूजन हो रहा है, होता यही है। अगर 20वीं शताब्दी लेंगे तो मतलब 21वीं शताब्दी लेंगे तो 1900 मतलब 21वीं शताब्दी लेंगे 2000 से 2000। अब देखिए 16वीं शताब्दी की बात हो रही, तो 16वीं शताब्दी में 1774 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? तब तो यही दिक्कत हो रहा है। 16वीं शताब्दी का मतलब 1500 से 1599 तक। चलिए बाद में देखते हैं, इस कंफ्यूजन को बाद में देखते हैं। ये देखें, तो 1774 में पहली बार जो है पेस्टोलॉजी ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। कैसा अध्ययन किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। और इसी के बाद जो है स्टेनली हॉल ने क्या किया, एक जो है बाल जो है आंदोलन शुरू किया। बाल आंदोलन शुरू करने का मतलब कि बालकों के अध्ययन के लिए उन्होंने बालकों के प्रति संवेदना, उसको जागरूक करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा कि बालकों को अलग से जो है क्या देना चाहिए। जैसा अभी आप चल रहे हैं बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये बात, ये जो है कॉन्सेप्ट ये बहुत पहले उठा चुके। कब? 1893 में उन्होंने तभी ये कॉन्सेप्ट उठाया कि बालकों की रुचि को, उनकी अभिरुचि को, उनकी जो है मनोवृत्ति को स्थान देना चाहिए, है ना, कि जैसा बालक चाह रहा है उस हिसाब से उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से उनका पाठ्यचर्या होना चाहिए। तो उसके विरुद्ध उन्होंने जब ये आंदोलन किया तो उसमें थॉर्नडाइक, टॉल्समैन, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने उस पर पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और इसीलिए जो है स्टेनली हॉल को क्या कहते हैं? बाल विकास का जनक कहते हैं। बात समझ में आई? फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और उन्होंने वहां पे एक बुक लिखी है उसी समय जो है क्या, चाइल्ड वेलफेयर। इसमें इन्होंने पूरा ये विवरण दिया है कि किस प्रकार से एक बच्चे के वेलफेयर के लिए, एक बच्चे के सहायता के लिए, एक बच्चे के हित के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए और उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। बालक की क्या रुचि है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बालकों को कहा जाता है आप ये स्ट्रीम से पढ़िए, आप ये ब्रांच लीजिए, ऐसे पढ़िए। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर बालक किसी चीज़ में रुचि रख रहा है तो उसे इग्नोर मत करिए, उसकी रुचि को और बढ़ावा दीजिए। अभी देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं अभी रचनावादी सोच पढ़ते हैं ना, रचनावादी सोच। अभी आपका एनसीएफ में भी पूछा गया कंस्ट्रक्टिविज्म, जो आपका कॉन्सेप्ट है रचनावादी सोच, उस पर आपका पूरा थ्योरी एनालिसिस किया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि बच्चों को जब आप कह देते हैं एक फिक्स टाइम टेबल बना देते हैं और पूरा जो है फिक्स सिलेबस कर देते हैं, आपको इतना पढ़ना है, इतने दिन में पढ़ना है, तो बालक क्या हो जाता है, सिर्फ उसी के ओरिएंट हो जाता है, उस सिलेबस के ओरिएंट हो जाता है, उतना ही सोचता है जितना उसको बताया जाता है ना। अपनी सोच का, अपने रचनावादी सोच का वो प्रदर्शन नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता। बात समझ रहे हैं कि अगर आप बालक को कहते हैं कि आपको इतना पढ़ना है, इतना में से ही आएगा, तो बालक अलग से सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। कहेगा जब इतना पढ़ के आ जाएगा तो क्या अलग से पढ़ें। तो यही बात इसमें बताया गया। और एक बात है, बालक की रुचि अगर किसी चीज़ में है तो उसको आप और इन्हेंस करिए, उसको और बढ़ाइए, बढ़ावा दीजिए। अगर बालक, मान लीजिए आपने खिलौना दिया, बालक क्या कर रहा है, खिलौना तोड़ के देख रहा है, तो उसको आप डांटिए नहीं, उसको देखिए कि हाँ वो कर क्या रहा है, आप उसको देखिए। और फिर अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसको अलग से कुछ और इंस्ट्रूमेंट दीजिए जिसका वो क्या कर सके, रीयूज कर सके, जिसे आप कहते हैं कि वो किसी नई चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर सके। और उसी जो कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे कहते हैं रचनावादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? रचनावादी सिद्धांत। तो इस चीज़ पे इन्होंने जो है स्टेनली हॉल ने पहले ही इस पे
क्या किया था, आंदोलन किया। और उस आंदोलन के पश्चात उन्होंने बताया कि बालक की जो रुचियां हैं, उनकी अभिवृत्ति है, वो सब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी मनोरचना को और जो है क्या देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। ये नहीं कि उनके स्पेस को और छीन लेना चाहिए। इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। और तभी से जो है यहाँ पे जो है, इसके बाद जो है थॉर्नडाइक ने इस आंदोलन के बाद शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया। क्या हुआ, किससे, सबसे। एनसीएफ जो बना है वो पूरे शिक्षाविदों को ध्यान में देखते हुए बना हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों को जो आपने देखा है, वो चाहे आपका हो गया, आपके जितने भी एनसीएफ एनपीई है उसको देखते हुए बना है, यशपाल समिति को देखते हुए बना है। और आपने देखा है कि सभ्यता एवं प्रगति वाला जो लेख है किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर, उससे भी वहाँ पे थोड़ा सा लिया गया। तो सारी चीज़ें को देख के कि कहाँ पे कमियां हो रही हैं। अभी आप देखते हैं कि बालक, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें फेल कौन होता है, पूरा शिक्षण विधि नहीं, पूरा स्कूल फेल होता है ना। कोई बच्चा जब फेल होता है तो उसके साथ पूरा स्कूल फेल होता है। तो क्या करते हैं टीचर, कॉपी पेन लेके बैठते हैं कि गलती कहाँ पे हुई, है ना। एनालिसिस किया जाता है, उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है कि गलती कहाँ पे हुई, कहाँ रह गया, हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जो है, जब देखे पहले ही प्रावधान, जब वो बना आपका संविधान बना, उसमें ये प्रावधान दिया गया कि 10 वर्ष तक सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करा दिया जाएगा, है ना। संविधान में यही लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका 10 वर्ष के अंदर तक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करा ली जाएगी। लेकिन वो उस लक्ष्य तक वो पहुंच नहीं पाए। तब उस पर जो है उन्होंने कमेटी गठन किया। उन्होंने क्या किया, कमेटी गठन किया, बहुत सारी कमेटियां बनी कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है ना, उस लक्ष्य को हम क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी नीतियां, समितियां बनती गई, एजुकेशनल पॉलिसी भी बनी गई, रिवाइज्ड भी आई, लेकिन फिर भी बस पता लगाते रह गए, उसको लागू नहीं किया गया। लागू हुआ, फिर उसको क्या किया गया, वो फेंटेड हो गया धीरे धीरे, फिर उसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई। फिर अंततः एनसीएफ का निर्माण किया गया। उसमें ये सारी चीज़ें जो अनदेखा किया जा रहा था उसी को क्या किया गया, उसी पे फोकस किया गया। और फिर इसके बाद जब उन्हें लगा कि अब एनसीएफ का भी पालन नहीं होगा, तब क्या बनाया, आरटीई बनाया कि अगर अब फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे, दंडित किए जाएंगे। तब से क्या हो रहा है, कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहा है। क्या स्टेनली हॉल ने ही एड ऑन सेल्स दिया है। और इनकी ये जो पुस्तक है, ये बालक के जो है किशोरावस्था की सबसे प्रचुरता या व्याख्यात्मक विवरण इनके पुस्तक से मिलती है। बात समझ में आ रही है कि इन्होंने जितना अच्छा वर्णन किया है किशोरावस्था का, एक पूरी किताब लिख दी है किशोरावस्था। जैसा कि हम एक उसके अंदर हेडिंग के अंतर्गत पढ़ लेते हैं कि बाल विकास की अवस्थाओं में एक अवस्था किशोरावस्था है ना, बाल अवस्था खत्म होने के बाद किशोरावस्था। लेकिन इन्होंने पूरी किशोरावस्था पे किताब लिख दी है कि कहाँ क्या देखने को मिलता है, कब बालक संघर्ष से गुजरता है, कब तूफान से गुजरता है, कब इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है ना। विभिन्न सारे आयामों का इन्होंने वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। इसीलिए इस स्टेनली हॉल को क्या कहते हैं, बाल विकास का जनक कहते हैं। अब देखिए जो 1920 में नया कॉन्सेप्ट आया, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आया, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान में, शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ के एक नया आयाम दिया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। और इसने ये शिक्षा मनोविज्ञान जब आया तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या ला दिया, क्रांति ला दिया। बात समझ में आई कि जब शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा तब इससे क्या हो गया, एक क्रांति के रूप में ये कार्य किया। बात समझ रहे हैं कि पहले क्या होता था, जैसे शिक्षा पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक केंद्रित होता था, परंपरागत शिक्षण होता था, जैसे रूटीन वाइज चलता रहता था, बोरिंग सी क्लासेस होती थी, ढेर सारे पाठ पुस्तकें पढ़ने होती थी, विभिन्न चीज़ें जो कमियां थी वो सारी कैसे चलती थी, शिक्षा में चलती थी। जब मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया, मनोविज्ञान जोड़ने का मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, उसके नियमों को, बात समझ रहे हैं, मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत, जो भी नियम थे, जब शिक्षा में उनका एप्लीकेशन किया गया, उनको अप्लाई किया गया, तब एक नया
एक नई चीज़ देखने को मिली बच्चों के में जो है जो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चों का एडमिशन होता था तो 25% बच्चे क्या होते थे, छोड़ के बैठ जाते थे। किसकी वजह से? टीचर के गलत व्यवहार की वजह से, है ना। अन्य किसी वजह से तो जो छोड़ते थे वो छोड़ते ही थे, लेकिन 25% बच्चे क्या करते थे, मार की वजह से, बालक के टीचर के प्रताड़ना की वजह से वो क्लास छोड़ के चले जाते थे। अभी भी आप अपने पहले मार पड़ती थी, बांस का जो डंडा आता था, क्या बोलते थे उसको, क्या कैन बोलते थे। हाँ, तो क्या करते थे, उसको बना के रखे रहते थे और शायद समझावन के नाम से उसको बताते हैं। हाँ, किसको? नहीं तो पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी ना, ये तो ट्रेनिंग बाद में जब से ये समितियां बनने लगी तब से बताया गया कि कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। पहले चूंकि ट्रेन नहीं थे, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं था, अपने अनुसार पढ़ाते थे। सुनिए बात, टीचर को लगता था कि जितना हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को इतना आ जाना चाहिए। अब चाहे उसको मार के, चाहे कूट के, चाहे जैसे उतना याद करवा देते थे। हाँ हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब कभी टीचर बता देते बच्चों कल हम नहीं आए और ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते थे कि टीचर अपनी बात कुछ बता रहा है। अभी भी होता है कि अगर टीचर थोड़ा सा अपने पॉइंट उससे सिलेबस से हटता है तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, जैसे अभी हो रहा है, जैसे हो रहा है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ऐसा है मनोवैज्ञानिकली। ये कहते हैं कि जब भी पहले यही होता था कि बच्चे एकदम टीचर के अनुसार चलते थे और टीचर अपने अनुसार पढ़ाता था, तो शिक्षा कैसी थी, उन आयामों को, उन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाते थे जिनका निर्धारण किया जाता था। बात समझ रहे हैं? उन आयामों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते थे जिसका हम लोग निर्धारण करके चलते थे, जो उद्देश्य बना के चलते थे कि इतने बच्चों को हम क्या करेंगे, शिक्षित कर लेंगे या इतने बच्चों को हम सक्षम कर देंगे। क्यों? चूंकि आधा जो है बच्चे प्रताड़ना के डर से स्कूल छोड़ के भाग जाते थे। अभी आप लोग अपने घर पे बैठेंगे, पूछेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे जो है चाचा और बहुत सारे दादा ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे पढ़ने तो गए थे लेकिन टीचर एक दिन मार दिए और स्कूल छोड़ के बैठ गए, है ना। तो ये बात सही था कि जब बच्चा, क्योंकि टीचर पढ़ा नहीं होता था मनोविज्ञान, उसको बालकों की रुचियों का, अभिवृत्तियों का, उसकी मनोरचना का ज्ञान नहीं होता था। हाँ, संवेगों को भी नहीं समझ पाते थे कि बालक का संवेग क्या होता, अति संवेदनाशील होता, अति संवेगिक होता है बालक। जरा सा भी बात है उसके संवेग क्या हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाते हैं, है ना। तो ये जब उसको ज्ञान नहीं होता था टीचर को, तो वो क्या करता था, अपनी तरीके जैसे उसकी सोचता था, जितना हम सोच रहे हैं बालक भी उतना सोच सकता है ना। अभी आप लोग भी पढ़ाने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि अरे इतना सरल चीज़ है, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, एक ही बार बता रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है, कहते हैं कि कितना पढ़ाया जाए, इतना तो यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन उनका घर का बैकग्राउंड ऐसा है कि जाके भूल जाते हैं। ये बात सही है? गलत है। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे उसमें, क्या तो होता है परिवार, बताइए क्या, एक मिनट बताएं। अब यही बात थी एनसीएफ में, यही कहा गया कि अब देखिए आप सीबीएसई क्लासेस में क्या होता है, एडमिशन के समय क्या कहते हैं, टीचर को मतलब माँ बाप को भी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। इसका विरोध एनसीएफ में हुआ है, इसका विरोध एनसीएफ ने किया है कि अगर बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। बहुत सारे स्कूल ऐसा रिस्ट्रिक्ट करते थे कि क्या सच्चाई है। अब बता रहे हैं हमारे घर में ग्रेजुएशन पास है लेकिन अभी बच्चा है, हाँ, वो फर्स्ट क्लास में है, उसका होमवर्क नहीं करा पाती है। तो अब सीबीएसई नहीं, वो ठीक है सीबीएसई, इसीलिए तो क्या किया जाता है, बच्चों को होमवर्क वो दीजिए जो उनकी सोच पे आधारित हो और बाकी सारी चीजें क्या करिए, क्लासरूम में करवाइए, है ना। सीबीएसई का भी नियम है, वो ना फॉलो करे वो अलग बात है। वो कहा जाता है कि बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा वर्क, जो ड्रिल वर्क है वो क्लासरूम में करवाइए, होमवर्क में क्या करने को दीजिए, कुछ अलग से दीजिए जो उनके सोच पे हो, जो उनको प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करवाती हो, जो उनके सोच को डेवलप करवाती हूँ। पूरा सीटेट तो इसी पे आधारित क्वेश्चन बना हुआ था कि बाल केंद्रित होने चाहिए पूरा का, मतलब तो कोई बोझ न दिया जाए, कुछ ऐसी चीजें। बिल्कुल, अगर आप बालक को बोझ दे देंगे तो
उसके बोझ के नीचे उसकी जो रचनात्मक सोच है वो क्या हो जाएगी, दब जाएगी। ये भी हल्का सा नेगेटिव पॉइंट उसमें आंसर चलता नहीं है। तो देखिए ये क्या था कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, नियमों को जब शिक्षा में यूज़ किया गया, उनका जब संकलित किया गया, तो देखा गया कि एक बहुत ही मतलब फीडबैक जिसे आप कहते हैं प्रतिपुष्टि बहुत अच्छी आ रही कि जब तभी से ये क्या हुआ, बाल शिक्षकों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी, है ना। तभी से अभी क्या हो गया, अब पूरी तरीके से अनिवार्य हो गया। अभी तक तो सरकारी स्कूलों में था, अब प्राइवेट स्कूलों में भी आप क्या होने चाहिए, बीएड या सीट क्या हो, ये नियम लगा दें, जो प्राइमरी पढ़ा होगा वो प्राइमरी अध्यापक बनेगा। ये नियम सही रहेगा ना? ये क्या हुआ, तब तो ये जो समानता का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, लगभग 70% लोग अपने बच्चों को प्राइमरी तो स्वतंत्रता का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। सब तो आपके कानून ने दिया है। एक जगह आपका समानता का अधिकार खत्म हो रहा है, दूसरी जगह आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो रहा है। तो आपको जो आपके मूलभूत अधिकार हैं उसका हनन आप किसी भी हाल में नहीं कर सकते, है ना। प्राइमरी के लिए यही करना पड़ेगा कि बेटर शिक्षा अगर आप प्राइमरी में देंगे तो जो गार्जियन है, लेकिन समाज में ऐसी धारणा बन चुकी है प्राइमरी को लोग तवज्जो नहीं देते। नहीं तवज्जो देंगे। क्यों, टीचर ऐसा कर रहे हैं, अब देंगे। अब जब से बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, आप लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि जहाँ बीएड वाले अभी इस समय जो है 11 वाले बीएड 2011 वाले हैं, 13-14 वाले जहाँ कार्यरत है, वहाँ की शिक्षा प्रणाली आप देखिएगा। कार्य प्रणाली वहीं गिरी है जहाँ संपूर्णानंद वाले गए हैं, वहीं पर। हाँ, क्योंकि उन लोगों को क्या है, पढ़ाने से नहीं मतलब है, बस बच्चों को बैठा दे रहे हैं, भोजन पहुंचा दे रहे हैं, बस ये हो जा रहा है। अब देखिए, अब दिल्ली वाला देख लीजिए, टॉप 1 में केजरीवाल का कॉलेज है, स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जो है पूरे भारत में टॉप 1 पे आया। और इसके साथ भी उनके जो 10 ऐसे स्कूल हैं, उनके जो है 4 ऐसे स्कूल हैं जो टॉप 10 में गिने गए हैं, वो भी प्राथमिक विद्यालय, कोई हाई फाई सीबीएसई नहीं। पास में ही था, इंग्लिश मीडियम मतलब बन गया, मतलब बहुत अच्छे। और ये जो मॉडर्न स्कूल कॉन्सेप्ट चला है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ है कि टीचरों में इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है ना, इंग्लिश नहीं जान रहे, तो वो मॉडर्न स्कूल कैसे चलाएंगे। टीचरों की एलिजिबिलिटी है, प्रशासन कमी है। इसके पहले दिल्ली ब्रिज में वही टीचर थे, लेकिन उनको ट्रेन करने वाला नहीं कोई था, वैसे सरकार नहीं थी। टीचर तो वही है जो उनको ट्रेन किया। बिल्कुल, वो गए विदेश में ट्रेन होके आए हैं, वहाँ पे जो है लेके गए 1 महीना जो है कुछ चुने हुए टीचरों को वहाँ पे ट्रेन करके आए, फिर वो लोग यहाँ के टीचरों को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ये भी बात है कि ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है, आप लोगों को विजिट करवाई जा रही है, वो कागजी ट्रेनिंग है ना। जिस तरीके से पूरी शिक्षा प्रणाली चल रही है वो क्या है, कागजों पे आधारित। क्या बता रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं मैडम, आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताइए। सच्चाई नहीं, ठीक है, आप लोग सिलेबस पे अपने ओरिएंट करिए। तो ये तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो गई। अब आइए सीधे विकास और वृद्धि पे। हाँ, मैं आपसे बताते चलिए। बात सारी बात फिर आराम करते हैं। हाँ, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं, जिससे आपका क्या होता है, विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब देखिए, विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि आती है। जब आपका किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में अभिवृद्धि होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, विकास का। तो कहने का मतलब विकास क्या है, बहुत ही व्यापक है, और अभिवृद्धि क्या है, सीमित है। ये क्या है आपका, सीमित है, मतलब कि इसकी एक आयु तक सीमित है, एक सीमा तक ये सीमित है कि एक हद के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये विकास क्या होता है, ये आजन्म चलती हैं। आजन्म मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक। अब देखिए, इस विकास के अंतर्गत आपके चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं, उसमें आपकी 4 चीजें बालक की आती हैं। वो क्या क्या है आपके, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, और क्या है आपका, सामाजिक विकास।
देखिए अभी आप कहेंगे कि सामाजिक विकास के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर मानसिक विकास है, बालक पढ़ने में बहुत तेज है, समाज में उठ बैठ नहीं रहा है, तो उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। किताबी कीड़ा है, रूम के अंदर बैठ के दिन रात पढ़ रहा है, समाज से उसका लेना देना नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। उसका क्या होगा, सिर्फ मानसिक विकास होगा। और क्या बांटा नहीं गया, ये बताया गया है कि ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें बालक सभी को मिला के क्या होता है, बालक का चौमुखी विकास होता है या सामंगिक विकास के अंतर्गत आता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ये 4 प्रकार के आपके विकास आते हैं, जिसमें आपका मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास जब बालक का होता है तो उसमें आपके सभी तथ्य शामिल हो जाते हैं। बात समझ में आई। आपके सामाजिक विकास में आपका चारित्रीकरण आ गया, आपके सांस्कृतिक विकास आ गए, आपकी मनोवृत्ति आ गई, सारी चीजें, आपकी चेष्टा आ गई, आपकी वेदना आ गई, आपके विचार आ गए, सब आपके किस में आ गए, सामाजिक विकास में आ गए, है ना। जैसा कि आप जानते हैं संज्ञान और विचार दोनों चीजें अलग हैं, है ना। बुद्धि और विचार दोनों क्या है, अलग हैं, है ना। क्या कैसे अलग हैं? बुद्धि मतलब तुरंत काम करती है, और संगीत धारणा जैसे वो होती है, बन जाती है, धारणा होती है, विचार होती है। ये दोनों मानसिक कारक के अंतर्गत ही आते, बुद्धि और विचार, है ना। विचार क्या होते हैं? विचार सूझ होता है क्या? विचार को सूझ तो बोल नहीं सकते हैं, मतलब वो एक लंबी प्रक्रिया के दौरान, एक अधिगम के दौरान ही आने शुरू होते हैं। ये देखिए विचार आपके क्या होते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, विचार होती है। लेकिन आप बुद्धि के द्वारा अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। बात समझ में आया। बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे हमें क्या बोलना है ना। तो ये आपका व्यक्तिगत, आपके व्यक्तित्व का निखारने का एक साधन है। आपके जितने अच्छे विचार होंगे आपका व्यक्तित्व भी उतना अच्छा होगा। बात समझ में आई। तो देखिए विकास में आपके होते हैं अरे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक 4 प्रकार के विकास मिला के क्या बताते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसित होते हैं, या फिर कह सकते हैं चौमुखी विकास को दर्शाते हैं। बालक का चौमुखी विकास मतलब ऐसा विकास जो चारों दिशाओं में हो, है ना। विकास को क्यों हंसी आ रही है? तो चारों दिशाओं में कहने का मतलब 4 ही दिशा है, 4 ही दिशा में सारी चीजें आ जाती है ना। जितनी भी चीजें हैं आपकी चारों दिशाएं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ भी जो बताया गया चौमुखी विकास मतलब चारों मुखों का विकास, चारों मुखों का विकास मतलब सभी पक्षों का विकास, सिर्फ 4 पक्षों का नहीं, सभी पक्षों का विकास जब हो जाता है तो वो बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें बालक क्या होता है, शारीरिक रूप से विकसित, मानसिक रूप से विकसित, सांवेगिक रूप से विकसित और सामाजिक रूप से विकसित। अब देखिए मानसिक रूप से विकसित कहने का मतलब जितनी भी उसे जो है ज्ञान लेना चाहिए। देखिए ज्ञान क्या है, अथाह है। क्या है, ज्ञान अथाह है। चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो गया, कोई अगर टीचर है कहता है कि मेरा इस सब्जेक्ट पे कमांड है, तो इसका मतलब नहीं कि वो उसका 90% भी जानता होगा, वो क्या होगा, मुश्किल से 60% जानता होगा या उससे भी कम। हाँ समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये क्या है, अनलिमिटेड है, अथाह है, जीवन भर आप पढ़ते रहिए। कहिए कि हम ज्ञान से परिपूर्ण हो गए तो ये इम्पॉसिबल है। बात समझ रहे हैं कि ये एकदम पॉसिबल नहीं है कि कोई कह सके कि हाँ हम इस ज्ञान से या इस विषय से क्या हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। बात समझ में आ रहे हैं। आप जो है कुछ सिलेबस, उसके कुछ पार्ट को जान सकते हैं। हम अपने दिमाग का बस 6-7% यूज कर पाते हैं ना? बिल्कुल, अपने दिमाग का हम कितना यूज करते हैं, 6-7%। और नहीं, स्टीफन हॉकिंस आपके जो है 11% यूज करते थे। न्यूटन भी कुछ इसी तरीके से यूज किए थे। हाँ, 7% भी नहीं यूज करता है। क्या, एक आम इंसान, हाँ एक आम इंसान जो है, जो कहते हैं कि मैंने जो है शक्ति जागृत कर ली। पहले आप देखते थे
कि ऋषि मुनि शक्ति जागृत कर ली, वो शक्ति जागृत और कोई नहीं थी, बौद्धिक शक्ति थी, है ना, जिसको वो जो जितना ज़्यादा आप मनन करते हैं, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं, आप उतना ज़्यादा अपने आप को जानते हैं, जिसे आप आत्मज्ञान कहते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानते हैं उतना ज़्यादा आप क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, है ना। तो ये जो विकास है, देखिए ये क्या होता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। क्या होती है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। क्रमिक मतलब एक क्रम में होता है, परिवर्तन मतलब आप जान ही रहे हैं क्या होता है, चेंज या बदलाव, और श्रृंखला मतलब क्या होता है आपका, चेन या कड़ी। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से चेन पहनने वाला देख ही रहे हैं, क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, सब लगे रहते हैं, है ना, क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और किस में जुड़े रहते हैं, एक क्रम में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ बात चेन की नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, वृद्धि की हो रही है। जो वृद्धि है उसमें क्या हो रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और जो वृद्धि में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, क्रम में आ रहा है, और उसी वृद्धि का व्यापक रूप क्या है, आपका विकास है। बात समझ में आई कि जो वृद्धि हो रही है एक क्रम में हो रही है, उसमें जो बदलाव हो रहा है एक क्रम में हो रहा है, और वही उसकी व्यापकता आपका क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। अब देखिए जो है विकास के स्वरूप, विकास के स्वरूप क्या होते हैं, क्या होता है विकास का स्वरूप, पढ़े हैं आप लोग, बताइए। चलिए देखें, आकार में परिवर्तन। आप जब देखते हैं कि विकास हो रहा है, बालक में विकास हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं, सर्वप्रथम आकार में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन होता है, दूसरा क्या है आपका, नहीं, आकार में आपका परिवर्तन होता है, इसके बाद अनुपात में परिवर्तन होता है। क्या होता है, अनुपात में परिवर्तन। फिर आपका क्या होता है, पुरानी ढांचा में परिवर्तन। फिर क्या होता है, नए आदतों का अर्जन। जैसा कि आप जानते हैं अर्जन और सीखना में अंतर होता है, बात समझ रहे हैं, अर्जन एवं सीखना दोनों क्या होता है, डिफरेंट है, अलग अलग है। अर्जन क्या होता है, स्वतः होता है, जब आप अपने आप से कोई चीज बिना किसी नियम कानून को, बिना किसी अभ्यास से, बिना किसी प्रैक्टिस से स्वतः सीख लेते हैं, तो वो क्या होता है, अर्जन, इक्विजिशन जिसे कहते हैं। और दूसरा क्या है आपका, सीखना, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक हेल्प की ज़रूरत होती है, एक रूल्स की ज़रूरत होती है, एक प्रिंसिपल की, वो आपका क्या होता है, सीखने के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये जो अर्जन होता है ये स्वतः हो जाता है, वो भी वातावरण में ही होता है, और सीखना भी आपका वातावरण में ही होता है। ऐसा नहीं है कि अर्जन आपका वातावरण में होता है और सीखना आपका वातावरण में नहीं होता, दोनों आपके वातावरण में ही होते हैं। ये क्या होता है, इसमें आप कम समय लेते हैं, स्वतः सीख जाते हैं। जैसे कि देखिए, सीखना हुआ, घर में कोई बड़ा बच्चा है, वो साइकिल सीख रहा है, क्या सीख रहा है, साइकिल। उसको सीखने में, साइकिल सीखने में 4 महीना 5 महीना लग गया। कितना लग गया, 4-5 महीना। अब वही साइकिल घर में आ जाती है, आपका छोटा भाई बहन है, उसको जो है 2 दिन में सीख जाता है, होता है। अभ्यास का नियम नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, ये स्वयं से सीख लिया। ये क्या किया, देख देख के, अपने भाई बहन को देख देख के स्वयं से सीख लिया, और 2 ही दिन में सीख लिया। और ये क्या कर रहे हैं, नियम कानून सिद्धांत से सीख रहे हैं, उनको कोई सिखा रहा है, 5-6 महीना लगा दिया। बात समझ रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि घर में सामान हो जाएगा तो आप जल्दी सीख जाएंगे, है ना। अब यही जैसे कंप्यूटर सीखने जब जाते थे लोग, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोर्स करते थे। अभी क्या है, 2 दिन में मोबाइल एंड्रॉयड आई नहीं कि सब सारा फंक्शन
रख देते हैं। तो वो क्या हो गया है, वो आपके अर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया। और सीखना क्या होता है, प्रशिक्षण लेना। जब आप जाते हैं, नियम कानून, समय का पाबंद रहता है, आपका टीचर का पाबंद रहता है, विभिन्न चीज़ों को फॉलो करते हुए जब आप उसको बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तब उस चीज़ को सीखते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है कि कंप्यूटर का शिक्षा पहले कितना कठिन होता था, कंप्यूटर सीख रहे हैं, है ना, बड़ा नाम होता था कि कंप्यूटर कोर्स किए हैं। अभी क्या है, छोटा सा बच्चा जो है 4 साल का बच्चा है, वो आपको जल्दी से, जिसको फंक्शन भी नहीं पता होगा, आइकन देख के बस वो क्या करेगा, हार्ट बीट आपका बता देगा। क्यों, मोबाइल में इतना फंक्शन है ना। तो ये सब क्या है, ये अर्जन हुआ कि स्वतः से वो सीख लिया, किसी ने बताया नहीं कि बेटा देखो आप बीपी ऐसे देख रहे हैं, हार्ट बीट ऐसे देख रहे हैं। क्यों, आपके मोबाइल में इतना फंक्शन है कि तुरंत वो जाना है कि इससे ये हो रहा है। कैसे, देख देख के आप देखते हैं कि छोटे बच्चे को आप कभी पासवर्ड नहीं बताते मोबाइल का, लेकिन आपको 2-3 बार आप कहेंगे खोल के दीजिए, चौथी बार वो स्वतः खोल लेगा। वो क्या करता है, अर्जित कर लेता। अगर यही काम आप उसको सिखाते, यहाँ से चलिए, ऐसे आइए, वो 10 बार क्या करता, रटता, और जब रटता तो उसको समय लगता, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बस देख के अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है कि अब तो इनसे नहीं पूछना है, वो स्वतः सीख जाता है और वो आसानी से सीख लेता है। हम लोग नहीं खेल सकते, वो बच्चे खेल जाते हैं। बिल्कुल, जो गेम में आप देखेंगे कहेंगे पता नहीं कैसे इसको खेलना है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो वो क्या होता है, जो सीखने वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो स्वतः अर्जन करने वाली क्षमता होती है, वो क्या होती है, सीखने से अधिक प्रबलन होती है, अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली होती है ना। जो चीज़ें आप जैसे कहते हैं कि रुचि, जब जिस चीज़ में रुचि रहेगी वो जल्दी आप सीख जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो विकास के 4 स्वरूप हैं, उसमें क्या होता है, ये आप वृद्धि ही देखते हैं। क्या देखते हैं, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। साइज एंड शेप आपका आकार में आ जाएगा। आपका आकार में परिवर्तन कहने का मतलब कि बालक अभी छोटा है, 4-5 महीने का है, अगर आप 2-3 महीने बाद उसको देखते हैं तो आपको तुरंत फर्क नजर आ जाएगा। आप कहेंगे लंबा हो गया, बढ़ गया, है ना। अभी देखते हैं छोटे बच्चों का क्या होता है, जनरली यही बोला जाता है कि इसका कपड़ा छोटा हो गया, है ना। क्या कहते हैं, इसका कपड़ा छोटा हो गया। कभी ये नहीं कहते कि हाँ बच्चा बढ़ गया है, कहते हैं इसका कपड़ा छोटा हो गया, अब नया लेना है। तो ये क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है, जिसका हम क्या करते हैं, देख के अवलोकन करके बता लेते हैं कि हाँ बच्चा अब बढ़ गया है या इसका कपड़ा छोटा हो गया। हाँ, अच्छा, हाँ, बच्चों में क्या होता है, बच्चे किसके भी हो, वो बंदर के भी हो गए, चाहे किसी पक्षी के हो गए, बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं, शैतानियाँ जैसे जैसे आदत होती है लोगों को, हम जो है सिर्फ उनके चेहरे से नहीं गाइड करते, नहीं जज करते, है ना। उनकी आदतों को देख के जो है हम बताते हैं कि अच्छा है या सुंदर है या सुंदर नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में कहने का मतलब आप देखते हैं अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग आपका जो है परिवर्तन होता है। जैसे कि बाल्यावस्था में आने के बाद क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन अधिक तीव्र होता है ना। 3 साल तक की अवस्था तक क्या होता है, बालक बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर इसके बाद उसका विकास क्या हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है। और फिर क्या होता है, वही जो अनुपात में परिवर्तन आता है, कभी पैर ज्यादा बढ़ता है तो कभी हाथ ज्यादा बढ़ रहा है, कभी सर ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बॉडी का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन रेशियो। फिर तीसरा आपका आता है पुराना ढांचा में परिवर्तन। पुरानी ढांचा मतलब पुरानी रूपरेखा, है ना। पुरानी रूपरेखा मतलब बालक जो पहले जो जमीन पकड़ के चलता था, रेंग के चलता था या बिकवा चलता था, अभी क्या कर रहा है, खड़ा होके चल रहा है। तो ये भी आप बताते हैं कि बालक का विकास हो रहा है या बालक अब बड़ा हो रहा है ना। आप नहीं कहते कि अब बालक खड़ा होके चल रहा है, आप कहते हैं अब बालक बड़ा हो गया है। तो ये क्या होता है, पुरानी ढांचा में जैसे परिवर्तन आता है, वो क्या करता है, नई आदतों का अर्जन करता है, वो नई आदतें सीखता है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे अर्जन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, अर्जन शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि अगर बालक को आप नहीं चलना सिखाएंगे वो अपने आप सीख लेगा, है ना।
लोगों को चलता देखेगा तो स्वयं चलने लगेगा। अभी आप देखते हैं, आप चेयर पे बैठते हैं तो आप बालक को कभी चेयर पे नहीं बैठाएंगे तो भी उसके मन में क्या होगा कि हम चेयर पे बैठ जाए। तो ये क्या होता है, ये जो आप कहते हैं मैच्योरिटी, जिसे परिपक्वता कहते हैं, ये एक शारीरिक गुण है जो समय के साथ अपने आप जो है शरीर को किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम बना देती। तो यहाँ भी है कि अगर बालक को उंगली पकड़ के आप नहीं चलना सिखा रहे हैं, इसके बाद भी बालक एक समय के बाद या जब उसकी समय आ जाएगा, जब अवस्था में होगा, उस अवस्था में तो वो चलना स्वयं से सीख लेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके 4 ऐसे स्वरूप हुए जिनके आधार पे हम पता लगाते हैं कि विकास हो रहा है ना। बिल्कुल, यही तो रूसो कहते हैं कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो स्वतः बहुत सारी चीजें सीख लेगा। क्या हुआ? हाँ, बाल्यावस्था में सबसे अधिक क्या होती है? टांगे बढ़ती, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? क्रेन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? सारस आयु। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो है आपका इम्पोर्टेंट है विकास के सिद्धांत। आपका पूछ लेता है कि अगर ऐसा हो रहा है, एग्जाम में ऐसे पूछता है ना कि ऐसा हो रहा है तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत है ना? विकास का सिद्धांत। ये बड़ी कंफ्यूजन क्या? बाद में पढ़ा दीजिएगा। अवस्थाओं में बहुत कंफ्यूजन है ही, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग व्यू दिया है। क्या हुआ? उसको 2-3 बार सब लोग पढ़ाए हैं। उसको बहुत आप लोग पढ़े हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो क्या पूरा रटने पे है। वो हम लोग को भी होता है ना। हाँ, लिखवाया तो गया है, मैंने ही पढ़ाया है, आप लोग रट लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, विशेषताएं आपको बता दी जाएंगी, है ना। हर एज की 3-4 मुख्य विशेषताएं ऐसे करके बता दें। हाँ, वो आपका शॉर्टकट में बता दिया जाएगा। विकास का सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत किसका आता है? निरंतरता का सिद्धांत। इसका भी कोई निश्चित क्रम होता है क्या? किसका? कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं ना। निरंतरता का सिद्धांत जो आपका है, ये क्या सर्वप्रथम सिद्धांत है जिसमें आपका क्या बताया जाता है कि विकास क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। क्या होता है? ये आपको समझ में आ रहा है कि निरंतर मतलब बिना रुके अविराम चलता रहता है। दूसरा सिद्धांत आपका क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। क्या है आपका? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम आप कोई भी कार्य करते हैं तो समस्त अंगों का प्रयोग करके करते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, आपका ऐसे पूछ लिया, वैसे तो सीटेट में पूछता है इस प्रकार से कि जैसे समावेशी शिक्षा है तो वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो वो किस पे आधारित है? एकीकरण पे ना। उसमें समान और विशिष्ट छात्रों को मिला के क्या किया जाता है? एक किया जाता है। तो वो जो शिक्षा प्रणाली है वो किस पे आधारित है? किस सिद्धांत पे? एकीकरण के सिद्धांत पे आधारित है। अब जैसे देखिए, आपको कहता है कि बालक क्या करता है? सर्वप्रथम अपने हाथ का प्रयोग करता है, इसके बाद अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है ना। आप देखते हैं कि पहले क्या करता है? पूर्ण का प्रयोग करता है, फिर अंश का प्रयोग करता है। तो वो किस सिद्धांत पे आधारित है? एकीकरण के सिद्धांत पे आधारित है कि जब पहले बालक अपने हाथ को उठाता है, फिर अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है, लेकिन जब कोई कार्य करने चलता है तो ये क्या करता है? उंगलियों और हाथ दोनों का प्रयोग करता है, सबका प्रयोग करता है। तो इसलिए क्या करता है? हाथ और उंगली को एक करके किसी कार्य को क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। इसीलिए किस पे आधारित है? एकीकरण का सिद्धांत। तीसरा आपका कौन सा सिद्धांत है? सादृश्यता का सिद्धांत भी इसमें आता है। सादृश्यता का सिद्धांत क्या कहता है? क्या इसे हम जो कहते हैं प्रतिरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। सादृश्यता का प्रतिरूपता मतलब एक जैसा रूप। ये प्रतिरूपता का सिद्धांत या सादृश्यता का सिद्धांत कहता है कि अगर छोटा बच्चा है, देखिए समझिए पहले कि छोटा बच्चा है, उसका विकास हो रहा है भारत में, तो उसी प्रकार से उसका विकास कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। अवस्थाओं की बात हो रही है कि अगर 5 महीने बाद वो बोलना शुरू कर बोलना तो नहीं शुरू करेगा, अगर 5 साल बाद वो फ्रिक्वेंटली बोलना शुरू कर रहा है तो वैसा ही विकास वहाँ पे भी होगा। कहाँ? अमेरिका में होगा।
तो ये क्या कहता है कि जो प्राणी है, जिस जाति से बिलोंग कर रहा है, जिस स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, जिस जाति से बिलोंग कर रहा है, उसी प्रकार का व्यवहार क्या करेगा, शो करेगा, प्रदर्शित करेगा। बात समझ रहे हैं? चाहे वो परिस्थिति चाहे जहाँ हो, वो कोई एरिया हो, कोई क्षेत्र हो, कोई गोला हो, हर जगह क्या होगा, उसका एक जैसा कार्य होगा। मतलब समझ रहे हैं आप मेरा कहने का, कि अगर मनुष्य का बच्चा है तो उसके जितने भी लक्षण आपको शुरू में दिखाई देंगे, सब क्या होगा, वो कहीं भी होगा वो मनुष्य का ही दिखाई देगा। जानवर का बच्चा है वो कहीं भी किसी दुनिया में होगा तो उसी प्रकार का होगा। आप देखते हैं ना कि एक आपका अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, एक क्या हो गया, भारत का एलिफेंट हो गया, लेकिन जो बच्चे की चलने की प्रकृति हो गई और उनके नहाने की प्रकृति हो गई, स्टोरिंग की प्रकृति हो गई, सब क्या है, एक समान है ना, क्या है, एक समान है। उसमें अंतर नहीं है कि ये हाथी, यहाँ की हाथी दूसरी हो गई, उसके गुण दूसरे हो गए, वहाँ के हाथी के गुण दूसरे हो गए, है ना। बात समझ रहे हैं कि कार्य जो करने का तरीका है, जो गुण है, जो लक्षण है, सब वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। बात समझ रही है, बात समझ में आ रही है कि वो ये मैटर नहीं करता कि वो किस देश से है या किस क्षेत्र में है, उनका जो करने का तरीका है किसी कार्य को। या मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर यहाँ का बच्चा जो है आपका 2 साल में चलना शुरू कर रहा है, नॉर्मली भारत का बच्चा 2 साल में चलना शुरू कर रहा है, तो अमेरिका में अगर वो बच्चा है तो वो भी 2 साल में क्या करेगा, चलना शुरू करेगा। ऐसा नहीं, मान लीजिए कितना भी टेक्नोलॉजी अमेरिका की आगे है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कितना भी आगे है, लेकिन बच्चा जब तक 9 महीने 10 महीने का नहीं हो जाएगा तब तक वो स्वयं से चलना नहीं शुरू करेगा। तो अमेरिका में भी नहीं करवा सकते कि वो 9 महीने का बच्चा उसको टेक्नोलॉजी से चलवा दिए। ये क्या है, ये समरूपता का सिद्धांत यही कहता है कि जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसी जाति जैसा गुण शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? और फिर क्या सिद्धांत है आपका? एक दिशीय विकास में आपका आता है कि विकास क्या होता है, हमेशा दिशा उन्मुख होता है, एक दिशा में आपका होता रहता है। अब देखिए विकास के अंतर्गत ही आपके 2 प्रकार के विकास आते हैं, एक क्या होता है मंद गति का विकास और एक क्या होता है तीव्र गति का विकास। ये आपका अवस्थाओं के साथ होता है। क्या होता है, ये भी आपके सिद्धांत में ही आता है। ये क्या है आपका विकास तीव्र एवं मंद गति से होता है। आप देखते हैं जैसा कि अभी आप देखते हैं अधिगम में, वो भी क्या है आपके विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है ना। जैसे आप क्या कहते हैं, शैक्षणिक विकास कहते हैं, क्या कहते हैं, शैक्षणिक विकास कहते हैं। उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि बालक कभी तेजी से सीख रहा है, कभी मंद गति से सीख रहा है। तो ये भी सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि मनुष्य का विकास कभी बहुत तीव्रता से होता है, कभी मंदता से होता है। और ये सिर्फ मनुष्य का नहीं, सबका विकास इसी तरीके से होता है ना। कभी आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कभी आप धीरे सीखते हैं, है ना। सीखने में सबसे तीव्र कौन होता है, चील का बच्चा, चील का बच्चा। छोड़ देती है ऊपर से। चील आप सुने नहीं है कि चील क्या करता है, उसका बच्चा जैसे 1-2 दिन का होता है वो बहुत ऊपर लेके जाती है और बहुत ऊपर से उसको छोड़ देती है। नहीं, मरने नहीं देती है, ऐसा नहीं है, छोड़ देती है ऊपर से। और इससे पहले कि बच्चा जमीन से जब 5-6 फीट ऊपर ही रहता है तभी आके उसको पकड़ लेती है, फिर ले जाके ऊपर से छोड़ देती है। इससे क्या होता है, बच्चा 2 ही दिन में अपना पंख क्या होता है, पहले ही दिन में तो फैलाना शुरू कर देता है, 2 ही दिन में क्या होगा, उड़ना शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो गया आप लोगों को, बच्चे को क्या किया जाए, ढकेल दिया जाए, जाओ चलो, पॉसिबल है? कभी नहीं है। बच्चे को चोट लग जाएगी ऊपर से और कहेंगे कितने क्रूर माँ पिता है, और ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच जाएंगे आपके पास। क्या हाँ, तो मार पीट के नहीं, छोटे बच्चे नहीं कहे थे, बालकों का समूह मांगे थे। एक नियम हर जगह नहीं फॉलो होता है ना,
ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हर नियम जैसा जहाँ देखते हैं वहाँ नियम बैठा लेता है और कहता है नियम सही है ना। 2 दिन में चलना शुरू कर दिया। क्या हुआ? जो बच्चे की इतनी हड्डियां ही मजबूत है वो कैसे तुरंत में ही चलना शुरू कर दे? उसे ढकेल नहीं, ये क्या है, अवस्थाओं पे निर्भर होता है कि कब उसको चलना है, कब बोलना है, कब दौड़ना है। ये उसकी अवस्थाएं क्या होती है पहले से तय होती। बस थोड़ी सी जिसे आप कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता, वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग करता है कि कुछ बच्चा उसी चीज को जो है 1 साल में सीखते हैं, कुछ बच्चे उसको 2 साल में सीखते हैं। तो वो उनका व्यक्तिगत भिन्नता है, ये नियम को बदला नहीं जा सकता है ना। इसीलिए जो इसे क्या कहते हैं, विकास सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल जिसे आप कहते हैं। ये भी आपका विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक कहने का मतलब समस्त पृथ्वी, समस्त भूमि पे होने वाला, समस्त भूमि पे होने वाला मतलब जितने भी आपके जीव जंतु हैं सब में विकास होता है ना। वो किसी का भी बच्चा हो गया, पैदा हुआ तो चलना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, उड़ना शुरू करेगा, है ना, दौड़ना शुरू करेगा। हर जीव जंतु में ये प्रक्रिया होती, इसीलिए विकास क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब संसार में जितनी भी जगह हैं जहाँ पे जीव पाए जाते हैं सब में विकास होता रहता है। एक छोटा सा कीड़ा है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें विकास नहीं होता, उसमें भी क्या होता है? विकास होता है। हाँ, वो भले ही ना दिखे, लेकिन जो है अगर देखिए आप, छोटा सा चिड़िया होता है, उसके बच्चे को भी आप देख के बता देंगे कि अभी इसमें विकास होना बाकी है या अभी ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। वो क्या होता है? अवस्थाओं पे होता है, धीरे धीरे आपको पता चलता है। वो भी जो 4 स्वरूप आपका बता गया है, आकार में, अनुपात में, ढांचा में, वो सारी चीजें देख के आप बता देते हैं कि इसका विकास हो रहा है। आप पौधे को ही देखिए, है ना, जब हम आप छोटे थे कभी हम जानते थे कि पौधे सांस लेते हैं? अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पौधे जो है सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अभी जो है आपकी एक किताब है एनसीईआरटी की बुक में भी छपा था। ऑक्सीजन में लेते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अरे गजब, क्या लेते हैं? सभी गैसों का मिश्रण ही हमारे अंदर पौधों की बात हो रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सभी गैसों का मिश्रण लेते हैं, लेकिन आपका फिल्ट्रेशन होके सिर्फ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है आपका सांस लेने में। इन टेकिंग ऑफ ब्रीथिंग, उसमें आपको ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। जैसे पीपल हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमेशा 24 घंटे। सांस लेने की बात कर रहे हैं, जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है उसमें सभी जीव जंतु सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ये अलग बात है कि एटमॉस्फेयर में आपका मिक्सचर है, पूरी गैसों का मिश्रण है, तो आप क्या करते हैं? सबको तो ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, लेकिन अब्जॉर्ब क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन। और जब आउटटेक होता है आपका तो उसमें क्या होता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो बहुत सारी बुकों में आप देंगे, बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं जो क्या कहते हैं कि पौधे क्या लेते हैं? फोटोसिंथेसिस। वो सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस ना होके वो ब्रीदिंग या रिस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये क्या है? ये सार्वभौमिक है। सभी लोग क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। तो ये सांस लेने वाला प्रोसेस है। जैसे सत्य है उसी प्रकार से क्या विकास भी एक क्या है? सत्य है कि हर पशु पक्षी में सब में क्या होता है? विकास होता है। और यही विकास मापने के लिए, पौधों में विकास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ भूकंप मात्रक है। आप लोगों को बताए फिर भी भूल गए आप लोग। रेजोनेंट रिकॉर्डर था ना, उसका नाम रेजोनेंट करके था। क्रेस्मोग्राफ। तो उसमें वो किसके द्वारा बनाया गया था? जगदीश चंद्र बसु या बोस के नाम से। तो उसमें क्या यही चीज उन्होंने देखा कि पौधे बढ़ते तो हैं, कितना बढ़ते हैं एक दिन में, कैसे ग्रोथ करते हैं, इस चीज का रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने इस यंत्र का खोज किया। और फिर उसने बताया कि न पौधे बढ़ते हैं बल्कि वो क्या सांस भी लेते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक क्या था कि जानते थे सिर्फ पशु
और मनुष्य ये ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा काम पौधे भी करते हैं। तो ये क्या हो गया, विकास क्या हो गया, सार्वभौमिक हो गया, कि जिस प्रकार से पृथ्वी पे जितने जैसे मनुष्य और पशु सांस लेते हैं, उसी प्रकार से आपके पेड़ पौधे या समस्त जीव सांस लेते हैं। क्रिस्मोग्राफ, क्रेस्मोग्राफ, CRESMOGRAF PH। विकास का सिद्धांत में आपने देखा 4-5 आपके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो सब यही हैं। और इसके आगे आपका क्या पढ़ना है, अवस्थाएं। अवस्थाओं में आप देख लीजिए, ऐसे देखिए क्या हुआ, हाँ वही बता रहे हैं ऐसे लाइटली आपका। अब देखिए शैशवावस्था, शैशवावस्था को किस नाम से जानते हैं, खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं क्या? वो बचपना अवस्था होता है जिसे आप बाल्यावस्था में रखते हैं, खिलौनों की अवस्था। ये क्या होता है आपका, सीखने का आदर्श, ये सीखने का आदर्श अवस्था होता है। लेकिन सबसे पहले ये क्या होता है, पेशीय अवस्था होता है। पेशीय अवस्था क्यों कहते हैं इसको, इसको संवेदी पेशी भी कहते हैं, पेशीय अवस्था भी, गामक अवस्था भी। देख लीजिएगा आप, संवेदी पेशी, गामक, और आपका क्या होता है ये संवेगशीलता की अवस्था, और देखिए आप सबसे पहले देखिए संवेदी पेशी क्यों होता है। इसमें जो सारी चीजें होती हैं, जो क्रियाकलाप होता है बालकों का, वो किसके द्वारा होता है, संवेगों के द्वारा होता है। मतलब कि अगर उसे भूख लगती है तो क्या होता है, रोता। अच्छा ये बताइए, पलक झपकाना मनोवैज्ञानिक कारक है या क्या वैज्ञानिक कारक है? मैम ये मतलब कि स्वतः से होती है, तो जब याद अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक हम भी नहीं। तो अनैच्छिक बोले हैं। हाँ ये ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है। ये मनोवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है? वैज्ञानिक वैज्ञानिक का क्या मतलब है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान। अच्छा मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अभी तक इसी पे कितने लोग रह गए हैं, इसी डिफिनेशन पे। तो वैज्ञानिक है। क्या है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक है। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, कल खोज के लाइएगा। हम नहीं मानते मनोवैज्ञानिक। चलो मान लीजिए कार्य देख लिए तब हम मानक थे, इतना अनुभव हो। चलिए मैम ठीक है। ये वैज्ञानिक है? अच्छा नहीं है। अच्छा लिख लीजिए इसको, कर आप बताइएगा। देखिए संवेदी पेशी क्या, जितनी भी संवेदनाएं बालक की होती हैं वो अपने पेशियों द्वारा, मतलब अपने शरीर के द्वारा जाहिर करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कहीं तकलीफ हो रहा है तो वो क्या करते हैं, हाथ पैर पटक के बताते हैं, रो के बताते हैं, चिल्ला के बताते हैं। अब देखिए जैसे बालक को भूख लगता है तो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है ना। जब रोता है तब उसकी माँ या कोई भी परिवार का जब उसे दूध दे देता है तो वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, संवेदनाएं किस पे डिपेंड होती हैं, पेशियों पे। और इसी अवस्था में बालक क्या करता है, आत्म केंद्रित होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, आत्म केंद्रिता। और आत्म केंद्रिता को भी आप क्या कहते हैं, अहम केंद्रिता। क्या, ईगो सेंट्रिसिटी। तो ये शैशवावस्था भी आप तो पढ़ रहे हैं 0 से 6 वर्ष। ये अनुसार नहीं है, ये जो आपका है, ये आप कहते हैं सीखने का आदर्श काल, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत आता है। अनुसार नहीं पूछा, लेकिन अगर प्रश्न देगा मान के अनुसार नहीं कहा, हाँ हम केंद्रिता वर्ड लाया है, तो जब अहम केंद्रिता वर्ड आ गया तो वो आप शैशवावस्था लगाएंगे, आप किसी अन्य अवस्था में नहीं जाएंगे, वो आपका शैशवावस्था होगा।
जीन पियाजे ने आपका शैशवावस्था 2 वर्ष का बताया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको 3 वर्ष का बताया है। 3 वर्ष को किसने बताया है? कुप्पुस्वामी ने, रूसो ने, जो मन चलो 14 साल बांटे हैं। कौन? हाँ, ये तो जिनको बताया मैकडूगल तो संवेग वो हरलॉक ने जो है उसको जो है 14 दिन के लिए बांटे हैं। तो ये विभिन्न लोगों ने जो बांटा है उसमें इसका वो नहीं है, लेकिन ये जनरली हम इसको जो है जनरली किस में कैटेगराइज करते हैं? 0 से 6 वर्ष, है ना। कुछ लोगों ने नहीं। ये जो है जो सामान्यतः हम करते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसमें आप देखते हैं बाल्यावस्था कितने, शैशवावस्था कितने तक होता है? 0 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12 वर्ष आपका बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 वर्ष आपका किशोरावस्था। तो इसमें आपका जो भी अध्ययन करते हैं इसके गत जन्म से लेके किशोरावस्था तक सब किसके अंतर्गत आता है? आपका बाल विकास के अंतर्गत। मैम प्रश्न तो जो है मान लीजिए जो सामान्य अवस्था इन्हीं से पूछेगा ना, हाँ। नहीं पूछेगा मतलब ये जैसे अलग अलग नहीं तो ये आपके यूपी टेट में ऐसे ही पूछता है किसके द्वारा कितने वर्षों का दिया गया है। पूछेगा इसका। वो नाम लेके आपको देगा तो आपको वहां बताना पड़ेगा। विशेषता ये आप जानते रहिए, अगर विशेषता पूछता है तो अगर गामक अवस्था पूछेगा तो वो चाहे जितना भी साल होगा वो आपका शैशवावस्था होगा। संवेगशीलता पूछता है तो वो चाहे आपका 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो तो भी आपका शैशवावस्था होगा। सीखने की अवस्था पूछता है, जिसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं। सीखने का आदर्श काल, ये भी आपका शैशवावस्था होगा, चाहे वो कोई भी एज हो। अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता पूछता है तो वो भी आपका क्या होगा? शैशवावस्था होगा। तो इतनी बातें समझ में आई कि ये इतने इसके क्या हो गए? मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ये यहाँ से कहीं और किसी अवस्था में नहीं जाता, और बाकी चीजें जो है आपका आता जाता रहता है। जैसे आपका क्या आता जाता रहता है? जैसे आपकी जो है बोलने की शैली हो गई, बढ़ने की, बात करने की, चलने की, ये सारी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता रहता है। लेकिन क्या होता है इसमें प्रमुखता किसकी देखी जाती है? इन 5 चीज़ों की, जिसमें आपकी संवेदी पेशी, दूसरा संवेगशीलता, तीसरा आत्म केंद्रता और चौथा आपका सीखने का आदर्श काल। ये सारे आपकी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। बस चलिए ठीक है, इतना बस करिए। कल शैशवावस्था और बता देते हैं और किसके किसके अनुसार है ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें ये भी पूछता है किसने आदर्श काल कहा है, किसने अहम केंद्रता कहा है, ये आपका यूपी टेट में पूछता है। कल आपको बताते हैं, ठीक है।